गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर इस पॉलिटिकल साइंस क्लासरूम यूट्यूब चैनल में मिल रहे हैं। हमने आंदोलनों जितने भी आंदोलन हुए स्वतंत्र भारत के बाद उनके कई के बारे में पढ़ा है। आज हम ऐसे ही एक आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप बोर्ड पर पीछे उसका नाम देख सकते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह आंदोलन अपने आप में जितने भी आंदोलन हुए उनमें सबसे अनूठा है, महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक अलग पहचान है। इस आंदोलन ने पर्यावरण और विकास, ये जो दो एक दूसरे के विपरीत भी चलते हैं और पर्याय भी बन चुके हैं। वर्तमान में आवश्यकता है कि देश इस तरीके से विकास करे कि पर्यावरण को भी साथ लेकर चले। पर्यावरण का नुकसान किए बिना देश में विकास कैसे हो, इस पर चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। जितने हमने पृथ्वी सम्मेलनों के बारे में पढ़ा, रियो डी जेनेरियो हो, उसमें भी हमने यही पढ़ा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश हैं उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि विकास के साथ पर्यावरण को भी संवारना है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पर्यावरण को बचाया जा सके और वह विकास ऐसा हो जो टिकाऊ विकास हो। तो चलिए चलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो हम नर्मदा नदी की बात करते हैं। थोड़ा नर्मदा नदी के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं कि ये नर्मदा नदी आखिर कहाँ स्थित है और इसको बचाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। तो नर्मदा नदी हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनमें भी इसका उल्लेख मिलता है। जो हमारा स्कंद पुराण है उसमें रेवा खंड में इस नर्मदा नदी को रेवा भी कहा गया है। इसके पूर्वी भाग को रेवा और पश्चिमी भाग को भी नर्मदा कहा गया है। तो यह तो है नर्मदा नदी का परिचय, यानी पुरानी हमारी संस्कृति से ही इस नदी का महत्व बताया गया है। नर्मदा का अर्थ भी है हर्ष वाली, यानी हर्ष को पैदा करने वाली, खुशियों को बढ़ाने वाली। हम जानते हैं जहाँ भी नदी क्षेत्र होगा वह उपजाऊ होगा और वहाँ पर नगर जल्दी बसते थे, प्राचीन काल से हम ये जानते हैं। तो ये नर्मदा नदी कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? मध्य प्रदेश से। यह मुख्यतः 3 राज्यों में होकर गुजरती है। इसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। अनूपपुर जिला, यहाँ से ये शुरुआत होती है और बहती हुई महाराष्ट्र और फिर गुजरात में पहुँचती है और वहाँ से ये खम्पात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये खम्पात की खाड़ी अरब सागर की एक खाड़ी है, हम जानते हैं। बिल्कुल हमारे भारत के पश्चिम में स्थित है। गुजरात जो राज्य है उसमें ये अटैच है, लगी हुई है। तो ये मध्य प्रदेश से जाकर गुजरात के खम्पात खाड़ी में गिरती है। तो ये जान लेने के बाद अब हम चलते हैं कि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन आखिर है क्या। तो बात है 1961 की, जब जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर परियोजना का शुभारंभ किया। हम जानते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए हमें तकनीकी द्वारा कृषि में और विज्ञान में, दोनों में ही क्या करना होगा, इसमें क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। तो उसी क्षेत्र में, उसी संदर्भ में हमारे यहाँ कृषि और औद्योगिक जो एक बैलेंस चलता है कि उद्योग को बढ़ाएं, कृषि को, उसी को देश आगे चलते हुए उन्होंने जो हमारी नर्मदा नदी पर एक प्लान बनाया जिसमें 30 बड़े बांध बनने थे, 135 मध्यम
साइज के बांध बनने थे और 300 के लगभग छोटे बांध बनने थे। ये बांध क्यों बनते हैं हम जानते हैं। सबसे पहले बिजली बनाने के लिए, बिजली बनेगी तो हमारे पूरे देश में सभी को बिजली मिलेगी। दूसरा, बांध बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए। जब बांध बन जाते हैं तो इनको फिर एक जगह से ऐसे जगहों पर ले जाया जाता है जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो ये बांध बनाने का जो सबसे पहले कारण दिए गए सरकार की तरफ से वो थे कि ये बांध बनने के बाद एक तो सिंचाई बढ़ेगी, पीने योग्य स्वच्छ जल मिलेगा और बिजली का उत्पादन होगा, जिससे देश जो है विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। लेकिन यहीं से एक दूसरा भी इसका रुख है कि जब ये बांध बनते हैं, जिस क्षेत्र पर बनते हैं, तो वो क्षेत्र, वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ से हटना पड़ता है, क्योंकि बांध बनेगा, बांध तभी बनेगा जब पानी को रोका जाएगा। और किसी भी नदी को जब हम रोकते हैं तो उसका स्तर बढ़ता है, और जैसे ही उसका स्तर बढ़ता है पानी का स्तर ऊपर उठता जाता है, जिससे वहाँ रहने वाले लोग को वहाँ से हटना होगा। तो सर्वे में ये बताया गया कि ये जो 2 बांध थे, एक था सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में बनना था, और एक था नर्मदा सागर बांध जो मध्य प्रदेश में बनना था। ये 2 बड़े बांध थे और विश्व के बड़े बांधों में भी इनका नाम आता है, सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर बांध। तो जैसे मैंने कहा, एक तरफ इनकी अच्छाई बताई जा रही थी और दूसरी तरफ इनके जो नकारात्मक पहलू थे कि जो लोग वहाँ रहते हैं नर्मदा नदी के किनारे, उनके आजीविका पर, उनके आवास पर, उनकी संस्कृति पर ये एक तरीके से उनको नष्ट करने वाला था, क्योंकि लोग जहाँ रहते हैं वो वहाँ पर उनकी आजीविका जुड़ी होती है, उनकी संस्कृति वहाँ से जुड़ी होती है, उनका आवास वहाँ से जुड़ा होता है। तो ये 1985 में जब ये बात उठने लगी तो वहाँ के जो आदिवासी लोग थे या मानवाधिकार कार्यकर्ता थे या समाजसेवी संगठन थे, जिसमें हमारे NGOs आते हैं, इन्होंने इस बात को उठाना शुरू किया कि जब सरकार इस क्षेत्र में बांध बनाना चाह रही है, विकास के कार्य को बढ़ाना चाह रही है, लेकिन उसी की ये जिम्मेदारी है कि जो इस बांध बनने से जो बताए गए 250 गांव डूब क्षेत्र में आ रहे थे, यानी ये डूबने के कगार पर हो जाएंगे, और 2.5 लाख लोग प्रभावित हो रहे थे। और इनके सामने पुनर्वास का मुद्दा जो है सबसे बड़ा था कि इनका जो है पुनर्वास कैसे किया जाए, यानी इनको दूसरी जगह भी इनको क्या करना था, घर बना के देना था, क्योंकि ये सरकार का जो है परियोजना थी। और जब सरकार इससे जो है विकास के काम बढ़ाएगी तो सरकार को फ़ायदा होगा। उसका दूसरी तरफ जिम्मेदारी यह भी बनती है कि जो इस वजह से जिनका घर बाहर जा रहा था, आजीविका जा रही थी, जिनकी संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा था, उनका पुनर्वास भी सरकार को कराना था। तो इस बात को लेकर यहाँ लगभग 1985 से जो ये आंदोलन शुरू हुआ और इसने एक राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पहचान बनाई वो 1988-89 के दौरान यह आंदोलन अपने राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका था, जिसने यही बात बताई कि विकास और पर्यावरण को साथ लेके चलना है, विकास इस तरह हो कि पर्यावरण को क्षति ना हो। तो इस कड़ी में आप मेधा पाटकर का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। समाज सेवी हैं मेधा पाटकर, इसका नाम सभी ने सुना होगा। इन्होंने का नेतृत्व किया। इनकी 21 दिन की भूख हड़ताल थी, 18 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की, जिसके बाद तत्कालीन जो सरकार थी मध्य प्रदेश की, उन्होंने विधानसभा में इस बाबत जो है कानून भी बनाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। यहाँ तक कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी याचिकाएं गई कि ये जो पुनर्वास का मुद्दा है सरकार इसको संजीदगी से नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में जुलाई में डिसीजन दिया था कि
इन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए जो लाखों रुपए था, और इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें जो है 3 माह का समय दिया था इनको। लेकिन पुनर्वास का जो मुद्दा है, जिस तरीके से वो हल होना चाहिए वो हल नहीं हुआ। जो आंदोलनकारी थे उनका ये कहना है, जो वहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि पुनर्वास के मुद्दे को संजीदगी से सरकार नहीं ले रही है, और जो मुआवजा मिलना था वो तो, उस मुआवजे की तो कोई बात ही नहीं होती कि वो मुआवजा कितना मिलना है, मिला है कि नहीं मिला है। ये सब बातों को लेकर आज भी ये आंदोलन हम मान सकते हैं अपना सफलता प्राप्त नहीं कर सका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद सितंबर में 17 सितंबर 2017 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सरदार सरोवर जो बांध है इसका शुभारंभ कर दिया है। और इस जो आंदोलन से है यही बात निकल के सामने आई है कि जब हम विकास की बात करते हैं देश के साथ, तो साथ साथ लोगों की जो समस्याएं हैं उनको भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग विस्थापित होंगे तो उनको पुनर्वास का जिम्मा भी सरकार का है। इस बाबत इन्होंने पुनर्वास नीति भी बनाई, जो हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन की एक सकारात्मक जो है परिणाम निकल के सामने आया। पर देखने वाली बात यह है कि ये जो पुनर्वास नीति बनी है कितनी हद तक इम्प्लीमेंट होती है और इन लोगों को कितने हद तक इनका अधिकार मिलता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। यह था आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। जल्दी हम नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित होंगे। पढ़ते रहिए और अलर्ट रहिए।